से क्या रीड करना चाहिए, पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आएंगे। निफ्टी, पहले ये बताइए कि एफआईज, ये सेल इंडिया बाई चाइना ये तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, जरा विस्तार से आज बताइए आप। देखिए, एफआईज इस भारतीय बाजारों की जान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीआईज की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन डीआईज जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर एफआईज को ही तो आप चेक करोगे। ये आपको और मेरे को कैसे पता लगता है कि डीआईज नहीं कुछ कर रहे हैं? वो इसलिए पता लगता है क्योंकि उनकी लॉन्ग पोजीशंस पिछले 20 दिन से किसी भी तरह का कोई मोटे बदलाव के साथ नहीं हुई है। यानी कि एफआईज का एसआईपी तो जा रहा है, बट डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी नहीं हो रहा। ये पहला पॉइंट है कि आपका एक सेकंड कंटेंडर जो आपके एफआईज को रोक सकता था वो है ही नहीं, वो एब्सेंट है इस समय मार्केट के अंदर से, उसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। एक एक करके पॉइंट वापस से चलाना, मैं सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी क्लियर करता जाता हूँ, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर आएंगे। पहला पॉइंट इसमें डला हुआ है कि चेजिंग इंडिया एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स है, यानी कि चाइना को चेज किया जा रहा है और अदर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरी जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा कि भारतीय बाजारों में एफआईज आज से नहीं है। जब ये सरकार कोalition की बनी ना, तब भी एफआईज थे, और आज से सिर्फ 15 दिन पहले ही आपने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया है, जिसमें एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस 81% लॉन्ग थी। तो ये बात हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए कि एफआईज एक हॉट मनी के तौर पर है, वो सिस्टम में जब तक रहेगा तब तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और इसके सिस्टम से जाते ही दिक्कत आएगी, और ये आपको सिस्टम में भी दिख रहा है। तो जब मेरा पहला पॉइंट था कि हम चाइना को चेज कर रहे हैं, और चलिए ठीक है, चेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो सीएलएससी की रिपोर्ट ने भी कल आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी वेटेज इंडिया में कम की है। वो तो इन्वेस्टर हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ वेटेज कम किया गया है। तो आप ये डाटा में नोटिस कर रहे थे। दूसरा पॉइंट जो आपको मार्केट के अंदर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाई वैल्यूएशन एंड एबनॉर्मल डाटा था। हाई वैल्यूएशन, एबनॉर्मल डाटा, मिडिल ईस्ट में तनाव, क्रूड, ये कुछ एक वजह है। तो आप पहली वजह जो सेकंड वजह जो कैलकुलेट की हुई है, देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप तो 5000 किलोमीटर दूर बैठे उनसे। दूसरा पॉइंट, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। हम इजराइल की बात बोले जो आपका मित्र देश है, उससे बहुत बड़ा आपका लेन देन नहीं है। ईरान से हमारा सिर्फ क्रूड के अलावा कोई बहुत सब्सटेंशियल लेन देन नहीं है। अगर ये दोनों कंट्री युद्ध में चले जाते हैं तो किसी तरह की कमोडिटीज में दिक्कत आएगी तो सिर्फ क्रूड में आएगी, और आप सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हो। तो इसलिए जो है ना, क्रूड की तेजी वाला बवाल जो है वो सिर्फ मार्केट को फियर कर रहा है। एफआईज उस बाजार में कभी नहीं रहेगा जिसके ऊपर क्रूड की डिपेंडेंस है। एफआईज उस मार्केट से अब निकल जाएगा, उसको पता है जिस जगह पे युद्ध हो रहा है वो एक्चुअली क्रूड वाला है। अब जरा तीसरा पॉइंट दिखाओ, तीसरा पॉइंट क्यों एफआईज मार्केट के अंदर नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी दिखाओ, नहीं तो फिर मेरे से आपका मिसमैच हो जाता है। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, दिखता कुछ और है। घरेलू बाजार के वैल्यूएशन महंगे हैं और कुछ एबनॉर्मल डाटा आया था। मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट एबनॉर्मल डाटा के बता देता हूँ, वैल्यूएशन के बताता हूँ, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। जब हम इस सीरीज के अंदर आए 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, एबनॉर्मल नेचर था, आना चाहिए था 5 लाख का, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फालतू लेके आए, रोल ओवर कम लेके आए। तीसरा पॉइंट, हाई पीसीआर लेके आए, पुट कॉल रेशियो हाई लेके आए, एफआईज के 81% लॉन्ग पोजीशंस लेके आए। इससे ज्यादा तो वो खरीदेंगे ही नहीं बॉस। तो आप अपनी सारी चीजें तो चरम सीमा पे लेके आए हो, जब आप अगली सीरीज में आए हो तो एफआईज तो बेचेगा ही बेचेगा। तो ये पॉइंट एक एफआईज का था, तो मैंने एबनॉर्मल डाटा के तौर पर आपको क्लियर किया है, और इसको हम हीटेड डाटा कहते हैं। ये कूल ऑफ होने की प्रोसेस है जो मार्केट के अंदर हो रही है। एक और पॉइंट, जो चौथा पॉइंट मार्केट के ऊपर लिखा हुआ है, वो है आईपीओ मार्केट का फिर से एक्शन में आना। सिर्फ 2 आईपीओ बताने के लिए सफिशिएंट है, हिंडाई और स्विगी का। आप मेरे को बताइए कि अगर आपके पास पैसे हैं और इस तरह के मार्केट में थोड़ी चर्निंग हो रही है, तो आपको लगता है ना सेफ एंड पे चला जाऊं, मैं वहां पे जाके पैसा लगाऊं। 25,000 करोड़ के तो सिर्फ 2 आईपीओ हैं। ये 25,000 करोड़ किसे कहते हैं, आप खुद सोचिए। तो ये आईपीओ मार्केट का वापस से बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल होना, ये भी मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और लास्ट में जो मेरे को लगता है इसके सबसे ज़्यादा वेटेज मैं निजी तौर पर दूंगा, वो है कि सरकार की ओर से कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ। कोलेशन का दबाव जो है पूरा पूरा मार्केट्स में दिख रहा है। और ध्यान रखा जाए, एफआईज हमेशा से पॉलिसी फ्रेमवर्क को बहुत गौर से देखते हैं। हमारा और आपका चश्मा उतना बड़ा नहीं है, हम नहीं जानते, हम रोज का डाटा देखते हैं। एफआईज पॉलिसी फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से देखता है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर कोई बड़ा ऐलान, अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही आपसे ही पूछ लेता हूं उल्टा होके, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपके 3 बड़े फैसले सरकार के गिनवा सकते हैं जिसपे सरकार ने ठोस कदम उठाया हो? और ये मैं मोदी 3.0 से 2.0 से कंपेयर कर रहा हूँ।
जब दूसरी सरकार या पहली सरकार थी, वहां पे पहले 100 दिन के अंदर जो फैसले लिए गए वो बहुत बड़े पैमाने पर लिए गए। इस बार 100 दिन कब कब में निकल गए आपको और हमको पता भी नहीं चला। कोई बड़ा फैसला नहीं आया। जो फैसले आए वो पॉलिटिकली ड्रिवन थे और वो सब जेपीसी में चले गए, उसमें कोई कॉन्क्रीट फैसला ही नहीं निकला। और आज के 2 चुनाव भी यही तरफ इशारा करेंगे, जो उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर रिजल्ट मार्केट पोल के अनुसार रहते हैं तो फिर से पॉलिसी पैरालिसिस वाला मैटर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और एफआईएस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ऐसा करोगे या कि आपको कोalition का प्रेशर है तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एफआईएस की होल्डिंग घट रही है इंडिया में, उसकी वजह गिनवा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों चुनाव के जो शुरुआती जो रुझान आ रहा है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, फिर कांग्रेस की एलाइज के साथ, तो ये एक बाजार के लिए ट्रिगर का काम जरूर करेगा। लेकिन निफ्टी पर जाए उसके पहले डिम्पी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है। आप देखिए कि एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है और हमने देखा है कि हमारे जो डीआईआईज हैं, जो घरेलू फंड्स हैं ना, उनको कह दे कि जो मराठी भाषा में शाणे बहुत हैं, वो मौकों को पहचानना बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। 39,012 करोड़ की सेलिंग है नेट एफआईज की और उसके मुकाबले 39,673 करोड़ की डीआईज की बाइंग है। तो क्या घरेलू फंड सपोर्ट दे पाने की स्थिति में होंगे या फिर एफआईज को लेकर चिंता थोड़ी ज्यादा सताएगी? पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या उनके पास पैसे नहीं है या वो लगाना नहीं चाहते, तो दोनों का जवाब है हाँ, पैसे हैं बट लगाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? देखिए, वो इंडिया के अंदर बैठे हैं, इंडियन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरा पॉइंट, वो डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी में उनको दिक्कत आ रही है। मार्केट आर्टिफिशियल राइज था, आर्टिफिशियल राइज इन द सेंस यानी कि एफआईज की हॉट मनी सिस्टम में थी। जब एफआईज की हॉट मनी सिस्टम में होती है, वैल्यूएशन का कंसर्न आता है। मैं आपको खुद ही बता रहा था, 26,000 के ऊपर या 26,000 के ऊपर जाके रिटेलर्स ने तो पैसा ही नहीं बनाया और एफआईज डीआईज को आना ही नहीं है। अभी डीआईज थोड़ा रुक के आएगा। देखिए मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग नोट में मैंने ये पॉइंट बोली कि डीआईज का इस समय एक्टिव होना जरूरी है। आप इसको एक फोर्स मानते हैं तो ये फोर्स होनी भी तो चाहिए ना। मैंने आपको पिस्टल दे दी कि सामने वाला बंदा युद्ध कर रहा है, आपको लड़ना इससे। आप बोलो हम पिस्टल सिर्फ कमर पे सजा के घूमेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, तो आपके पास पिस्टल होने का भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप गोली तो चला ही नहीं रहे। तो इसलिए एफआईएस के पास जो पैसा, डीआईएस के पास जो भी पैसा है, वो डिप्लॉयमेंट का थोड़ा इश्यू है। मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं उस डाटा को, लेकिन डिप्लॉयमेंट किसी न किसी लेवल पे आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए, पुख्ता आनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आज या 1-2 दिन में ये आपको नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक जो पॉइंट है मैंने आपके लिए वो क्लियर किया है। ठीक है, तो डीआईएस की चाल को थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि अगर आप, मैं देख रहा था आंकड़ों को कि पिछले कई महीने से कभी भी कोई नेट सेलिंग डीआईएस की तरफ से आई नहीं है, बाइंग है लगातार। मार्च से अब तक के जो मैं डेटा दिख रहा था वो ठीक ठाक बाइंग है, मतलब साइज में। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। कल शुरुआत अच्छी, गैप जो दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, बाजार ने उसको रेस्पेक्ट किया 60-70 अंकों की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता सेंटिमेंट वीक हुआ। हालांकि आखिर में जाके लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी जरूर आई, लेकिन वो मेंशन ना करें तो ही बेहतर है क्योंकि 218 अंकों की हमने कमजोरी देखी है निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंक कमजोर निफ्टी बैंक हुआ है। डिम्पी, आपको क्या लगता है कि 24,900 के आसपास क्या सपोर्ट लेगा निफ्टी एक बाउंस के लिए, छोटे मोटे बाउंस के लिए, जो बहुत ही कुशल जो ट्रेडर हैं, क्या वो प्ले कर सकते हैं या फिर वो भी अभी साइडलाइन पर बैठे तो ही बेहतर होगा? देखिए, मैं आपके हर इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। अभी आपने सपोर्ट की बात बोली कि 24,800, आपको मालूम है हमने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन इंक्लूडिंग 50 दिन की एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 एवरेज बनती है। सेकंड इज 100 डे एवरेज, मैं उसके लेवल आपको बता देता हूँ, जो कि 24,295 है, यानी कि 300 पकड़ लो रफ में। और एक 200 दिनों की एवरेज जो इन्वेस्टर्स एवरेज होती है। अगर ये एवरेज टूट गई, जो मैं अभी आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, तो आप ऑलरेडी बियर फेज में आ जाएंगे, तब आपका बुल फेज भी खत्म हो जाएगा। तो 200 दिनों की एवरेज टूटेगी, ये टूटेगी 23,152 पे, 152 पे, यानी कि 23,200 आप मोटा मोटी पकड़ लो। अभी आप 24,800 पे हो, तो आपके पास अभी बहुत दूर है ये 200 दिनों की एवरेज, बहुत दूर है। तो इसको मंदी में तब्दील करते करते तो आप हाथ पांव फूल जाएंगे तब तक तो मार्केट में 23,200 आते आते तक तो। लेकिन अभी आपके जो क्वेश्चंस का जवाब है कि सपोर्ट मिलेगा 24,800 पे, नहीं मिलेगा। देखिए, हर लेवल की अपनी एक वेटेज है, क्रूशियल लेवल्स हैं। अगर 24,800 के आसपास का सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट ने कल 795 पे बंद किया है, ये सिर्फ 5 पॉइंट नीचे जाके बंद
हुआ है, नहीं तो ये और भी ड्रैग हो सकता था, और भी ऊपर आ सकता था। जब भी आप देखोगे, जब भी कोई मार्केट के अंदर ऐसा सर्कमस्टांसिस चल रहा होगा, ये मैं आपको बैक टेस्टिंग फॉर्मूले से बता रहा हूँ, सर्कमस्टांसिस ऐसा चल रहा होगा, बाजार की आप क्लोजिंग चेक करना, डॉट उसी लेवल पे होगी जिसका सब में आपके मत बनता है, यानी कि यहाँ से चलेगा टूटेगा, यानी कि सेंस ऑफ कंफ्यूजन वाले पॉइंट पे आके बाजार आपको बंद करके छोड़ के चला जाएगा। आप सोचते रहो रात को जो आपको सोचना है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि यहाँ से पुल बैक। देखिए, पुल बैक आने के लिए दो चीजें बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। पहला तो डैमेज रुके। कल ऐसा नहीं था कि कल आपने गैप अप ओपन नहीं किया था, कल तो आप गैप के साथ थे ओपन, उसके बावजूद मार्केट नहीं संभाल पाया अपने आप को। तो इसलिए पहला जो सेलिंग का प्रेशर है ये रुकना चाहिए, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? अभी ये रिटेलर एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं रिटेल की होल्डिंग आपको बताता हूँ, 57% हो गई है। 2 दिन में इनकी होल्डिंग 20% से बढ़ी है और 4 दिन में एफआईज की होल्डिंग 40% से कम हुई है। यानी एफआईज जो ऊपर से माल छोड़ रहा है, नीचे से उसको माल रिटेल पकड़ रहा है। इसमें डीआईज कहाँ है? कहीं नहीं है। इसलिए डीआईएस का होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। नहीं तो ये ऊपर जो सेलिंग हुई है इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आज अगर आप मार्केट के अंदर उतर के आए हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था कि लैब ट्रेड करने में बुराई नहीं है। देखो, अगर आप इंडिया को अभी भी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशन समझते हो, इन स्पाइट ऑफ दिस कि सीएलएस से क्या बोलता है क्या नहीं, आप उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपका अपना मन, अपनी कैलकुलेशंस पे जाओ यार, दूसरे की कैलकुलेशंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस पे जाओ। अगर आपको इंडिया के अंदर सौहार्द, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टिफनेस कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो आपको ज़रूर मार्केट के अंदर आना चाहिए। आपकी अपनी कैलकुलेशन है, ये चीज़ जरूरी नहीं कि एंकर या कोई एक्सपर्ट ही बताए, आपका अपना खुद फील भी होने लगता है आपको कि आपका देश और आप कहाँ पे खड़े हैं इस समय। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इस बाजार की गिरावट का जरूर बेनिफिट उठाइए। लेकिन अगर आपको ये फील ही नहीं होता है और आपको दिक्कत हो रही है और तकलीफ हो रही है, तो मैं बोलूँगा आपकी कॉन्शियस जो कह रही है आप वही फैसला लो। आप फिर लेवल्स पे भी मत जाओ, क्योंकि जब आपका मन ही नहीं मान रहा तो फिर आप आओगे भी क्यों? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ट्रेड करने के लिए आए हो मार्केट के अंदर, तो 24,800, 700, 600, 500, ये हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। बोले टेक्निकल तो ऐसा नहीं होता, हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट कैसे हो सकता है? यस, टेक्निकल में हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक लेवल के इर्द गिर्द सपोर्ट होता है। कई बार उस लेवल को ब्रीच करने के लिए आता है डाटा और उसके बाद वापस से वहीं ठीक हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, अभी भी हम बियर रन में नहीं है, अभी हम बुल रन के अंदर हैं, फ्यूरियस बुल रन के अंदर थे, थोड़ा सा बैकफुट में गए हैं। ये बाजार कब कब में यू टर्न ले लेगा आपको और हमको पता ही नहीं चलेगा। जो आज हम 5 पॉइंट बता रहे हैं एफआईएस जाने के, फिर हम 5 पॉइंट बताएंगे बाजार के चलने के, ये भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो आपको लैब ट्रेड जरूर लेने चाहिए। ये 1 लॉट, 2 लॉट का लो, 3 लॉट का लो। अच्छा, अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? बोले हम तो सिर्फ 200 दिनों के एवरेज पे लेंगे 23,000 पे। आप मेरे से लिखवा लो, आपसे 23,000 देखा नहीं जाएगा, देख लोगे तो खरीदा नहीं जाएगा। ये मैं बोलता हूँ, मेरा वादा है आपसे। और बोलिए आप, 23,000 पे आपसे देखा नहीं जाएगा, देखोगे तो खरीदा नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा रिटेल का मन ऐसा होता है, वो बीच में ही खरीदेगा। तो बीच में खरीदने का मन अभी आप ना बनाओ, 1 लॉट 2 लॉट से करो। मैंने कभी आपको मना नहीं किया। अब आके उससे ऊपर आपने मेरे से बात क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर आपने हमारे शॉर्ट्स रुकवा दिए, हम शॉर्ट्स करना चाहते थे, आपने हमको शॉर्ट नहीं करने दिया। एग्री, मैंने आपके शॉर्ट रुकवाए, लेकिन मैंने ये बात भी तो बोली थी कि आपको डिप में खरीदारी करनी है और डिप आएंगी तब बड़ी खरीदारी आप करना। तो मैंने आपका पैसा ऊपर जाके बचाया ही है। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स वाली अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करवाई, लेकिन आपके बहुत बड़े पैसे को मैंने अपने डाटा की हेल्प से आपके सामने बचाने की कोशिश भी की है। और मैं आज भी फिर से बोलूंगा कि पुट कॉल रेशियो को देखने के बाद एक और पॉइंट, एफआईएस की होल्डिंग 50% से कम हो गई है। एफआईएस की होल्डिंग 47%, 48% पे आ गई है। ट्रस्ट मी, अगर इंडिया में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है ना, तो ये सिर्फ 25% तक जाएंगे। अब आपके पास पाने के लिए 50% है और खोने के लिए एफआईएस की होल्डिंग सिर्फ 20% है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और पुट कॉल रेशियो भी 1 के नीचे चल रही है। बैंक की पुट कॉल रेशियो मैं आपको बता दूं, वह है 0.5 समथिंग। तो हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट करना आपको रहना नहीं चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडर्स प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। एक ही ऑप्शंस हाई भी बनाएगी और सेम डे लो भी टेस्ट करके आपके पूरे पैसे को लेके जाएगी। इसलिए ऑप्शंस में हाईली प्रोफेशनल होने की जरूरत है। सिर्फ फ्यूचर लो, वो भी 1 से 2 लॉट के अंदर। ठीक है, तो चलिए ये नज़रिया निफ्टी 50 पे पर। डिम्पी, इस बीच एक बार गिफ्ट निफ्टी पर भी हम नज़र डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए शानदार रिकवरी आई है। क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो लगभग 80-90 पॉइंट नीचे था गिफ्ट निफ्टी, और अब एकाएक करके देखिए
रिकवरी आई है, 20 अंकों की वहां पे तेजी है। अब इसी के साथ साथ डिम्पी, आपने लेवल से तो बताए निफ्टी 50 के लिए, पर बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए रणनीति, ये भी बताइए, क्योंकि कल कोई भी सब्सटैंशियल रिकवरी निचले स्तरों से नहीं आई, तो क्या आज यहाँ पे बाउंस आने की उम्मीद है? देखिए, जो आप गिफ्ट निफ्टी की भी बात बोल रहे थे, गिफ्ट निफ्टी का मैं बहुत हद तक क्रेडिट चाइना की मार्केट ओपनिंग और ये जो 5% है इसको दूंगा फिलहाल के लिए, आज के लिए। ना ही इससे एक्साइट होना है, ना ही इससे आपको खराब होना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलोगे। गिफ्ट निफ्टी तो सिर्फ एक मिरर है चेक करने का कि आगे का रास्ता खड्डे वाला है कि आगे सपाट सड़क है, बस इतना ही चेक कर रहा जाता है इससे, और इससे ज़्यादा ये आपको गाइडिंग फोर्स के तौर पर नहीं आएगा। दूसरा, आपने बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछा। देखिए, कल बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉस हुआ है थोड़ा एबनॉर्मल हुआ है। ध्यान रखा जाए, 2 दिन के अंदर जो लॉस हुआ है बैंक निफ्टी का, वो शॉर्ट्स के साथ हुआ है। सिस्टम में शॉर्ट्स क्रिएट किए गए। अनवाइंडिंग अलग बात होती है, अनवाइंडिंग में रखा हुआ माल भी बेचा जाता है, लेकिन शॉर्टिंग में खुल्लम खुल्ला माल बेचा जा रहा है, और इस सिस्टम में अभी भी पेंडिंग है। इसलिए तो 2 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट हो गया। आप ये सोच के देखिए, 7 दिन में 4.5% तो इंडेक्स टूटा है। इंडेक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, किसी शेयर की बात नहीं बोल रहा मैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्केट के अंदर अच्छे राउंड की सेलिंग हुई है। 2 पॉइंट मैं आपको और बैंक निफ्टी के अंदर नोटिस कराता हूँ। ये जो 2 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अब ये बढ़ेगा नहीं, यानी कि अब आपको कवरिंग करवानी होगी या तो आपको यहीं पे रखना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा कि अब शॉर्ट करने से रुक जाओ। यही बात मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके 6.5 लाख पे निफ्टी की कैलकुलेट करी थी कि निफ्टी बहुत हैवी है बॉस, ये चलेगा नहीं, इसको लाइट करो। लाइट करने में बाजार को 1000 पॉइंट खोने पड़ गए अपने 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हटाने में। तो ऐसे बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2 दिन की शॉर्टिंग से 2 लाख से ज्यादा के OI पे आके खड़ा हो गया, यानी कि इसके अंदर शॉर्ट्स के सौदे भी खुले हैं। ये करीब 30 से 40,000 शेयर्स को, यानी कि इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करवाएगा। जब एक कवर करवाने के लिए आएगा तो ये शॉर्ट से ही कवर करवाएगा, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स बना अक्टूबर सीरीज के अंदर, तो इसलिए कवरिंग की प्रोबेबिलिटी हाई है। पुट कॉल रेशियो 0.56 पे है, स्लाइटली ओवरसोल्ड लेवल से फील हो रहा है आपको। और 1-2 बैंक की रिक्वायरमेंट है, मैं फिर से बोलूंगा, HDFC, ICICI, कोटक और इंडसन, इन चारों बैंकों को अपनी स्क्रीन पर आज टॉप पे लगा के रखना। ध्यान रखा जाए, हमारे देश की पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है, हो सकता है ब्याज दरों में कटौती आए, क्योंकि यूएस के अंदर हुआ है, ये ट्रिगर बन सकता है, इसी बैंक निफ्टी का ट्रिगर बन सकता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे ये पॉइंट आपको मैं नोटिस करवा रहा हूं। बस अब आता हूं जरा लेवल्स पे, क्योंकि मेहमान मेरी वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। मैं लेवल्स आपको बताता हूं। देखो, आप बंद हुए 50,400 पे, 50,000 के इर्द गिर्द ढेरों सपोर्ट है। बोले सपोर्ट आप कैसे पता लग रहे हैं सर? 49,000 समथिंग तो 200 दिनों का एवरेज आ जाएगा। आप ये सोच कर देखो, बैंक निफ्टी में इतना डैमेज हुआ है कि एक ही सपोर्ट बची है टूटने के लिए, सब साफ हो चुका है, सब साफ हो चुका है। तो इसलिए अब मार्केट के अंदर एक पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और मैं पुल बैक आपको कल से बोल रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि अगर 900 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा ना, तो ये एबनॉर्मल टूटा। आपका एक लॉट खड़ा होगा सिस्टम में, अब आप दूसरे लॉट के लिए आओ, और कम से कम इतना ही फर्क रखो आप, लेकिन छुटपुट ट्रेड करो। पुल बैक के अंदर बाजार कहां तक आ सकता है? 51,200, 51,500 तक के आप मोटा मोटी टारगेट लगा के चलना। ये पुल बैक सीरीज के अंदर आपको इतना मिल जाएगा, और आपको सपोर्ट मैंने ऑलरेडी 50,000 का बता दिया। ध्यान रखा जाए, FIs का अगर कभी भी टर्न अराउंड होगा, वो 2 सेक्टर्स के साथ होगा। फर्स्ट इज IT, सेकेंड इज बैंक। IT निफ्टी को चलाएगा, बैंक निफ्टी, बैंकिंग काउंटर्स बैंक निफ्टी को चलाएंगे। बट FIs के पहले सेलिंग ही रुक जाए ना, ये अब हील करना इनको अपने अच्छे से आता है। इसलिए ध्यान रखा जाए, आप इन दोनों ही सेगमेंट्स को क्लोजली वॉच करते रहो। आज कल परसों में कभी भी मौका मिलेगा, मौका आपसे और मेरे से पूछ के नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी पोजीशनिंग करने में कोई बुराई नहीं है। ये बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। 7-8 शेयर, 9 शेयर इनफैक्ट F&O बैन में, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अभी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वैशाली पारिक, रचना वैद्य, 2 मेहमान मेरे साथ हैं, और आज तो दोनों ही नारी शक्ति हैं हमारे साथ। रचना मैम बहुत बहुत शुक्रिया, वैशाली मैम आपका